हेलो मेरी बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आई होप बढ़िया स्वस्थ और मस्त हैं आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक का पूरा चैप्टर समझ में आ रहा होगा आपके। और आज जो हम पढ़ रहे हैं ना वो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है पीपल्स लिव, यानी कि लोगों का जनजीवन उस समय कैसा था। ये चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में, तो ध्यान से सारी चीज़ों को सुनिएगा। ठीक है, डिस्पाइट शिफ्टिंग पॉलिटिकल पावर बिटवीन 13 to 17 सेंचुरी, यानी कि जो पावर शिफ्टिंग हुई कि भाई मुगल आए, है ना, एक से दूसरा राजा, दूसरा से तीसरा राजा, 13 से लेकर 17 सेंचुरी तक ये जो पावर शिफ्टिंग हुई है, पॉलिटिकल पावर की जो शिफ्टिंग हुई है, इंडिया विटनेस्ड वाइब्रेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। बीच इंडिया ने बहुत ही अच्छे स्तर पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देखा है। ठीक है, उसका साक्षी रहा है, विटनेस मतलब साक्षी रहा है, थैंक्स टू इट्स एग्रीगेरियन फाउंडेशन। और कहीं ना कहीं हमें इसकी जो एग्रीगेरियन फाउंडेशन, यानी कि जो हम कहीं ना कहीं कृषि पर निर्भर है ना, एग्रीगेरियन फाउंडेशन है इसके, आर्टिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं, कम्युनिटी बेस्ड हैं, और टेम्पल बेस्ड जो इकोनॉमी है, एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क है, यानी बड़ा सा ट्रेड नेटवर्क है। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती हैं। आगे लिखा है बिल्डिंग ऑन डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी एंड सोशल सिस्टम। इस तरीके से जो डिसेंट्रलाइज यानी विकेंद्रित जो आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था बनी, जैसे श्रेणीज, ठीक है, जिसमें गिल्ड आए, जातीज, प्रोफेशनली डिफाइंड कम्युनिटीज़, है ना, जातीज जिसको बोला, एंड सिस्टम फॉर क्रेडिट। द सब कॉन्टिनेंट रिमेन्ड वन ऑफ द वेल्थिएस्ट रीजन इन द वर्ल्ड। और ये जो सब कॉन्टिनेंट था वो बहुत ही अमीर रीजन, यानी कि बहुत ही अमीर क्षेत्र बना रहा पूरे संसार में उस समय। द सल्तनत पीरियड सॉ सम प्रोग्रेस इन इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क। अगर हम सल्तनत पीरियड की बात करें तो काफ़ी हद तक हमने प्रोग्रेस देखी इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क पर, उसको प्रोग्रेस को देखा है ना, कि चीज़ें किस तरीके से बदली। और स्पेशली इसमें से हमने रोड की बात करी, जो नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत में जो सेतु यानी ब्रिज बने, अ फ्यू कैनाल्स, कुछ नहरें बनी, अदर इरिगेशन वर्क जो दूसरे क्या नाम है कृषि के कार्य हुए, अपार्ट फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ न्यू सिटीज़, और इसके साथ साथ नए शहर बने, ऑल ऑफ विच एक्सपेंडेड कंसिडरेबली ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। और ये सारी चीज़ें हमें जो देखने को मिली वो कहीं ना कहीं इस मुगल पीरियड में देखने को मिली। ठीक है, कॉइन इन सेवरल। अब हम कॉइन की अगर बात करें जी, कॉइन किस तरीके से है ना, तो कॉइन हमें अलग अलग मेटल में देखने को मिले, जिसको हमने करेंसी के रूप में माना है ना। द मुगल विल यूज़ डिफरेंट सिस्टम। मुगल ने अलग अलग चीज़ें यूज़ करी विद अ रुपया, रुपए के साथ कुछ सिल्वर के, कुछ मतलब सिल्वर और उसके दाम कॉपर के वो उन्होंने यूज़ करे। पर्सियन व्हील टू यूज़ ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स, और टैंक इरिगेशन व्हील। अच्छा, ये जो एक मतलब आप देख रहे हो ना, एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ये जो मटका रहेगा वो इसमें पानी में जाएगा, फिर हाँ इसको इरिगेट मतलब इरिगेशन में इस तरीके से उसको यूज़ करते थे। चलो, और ये कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं। विजयनगर लैंड ग्रांट इंस्क्राइब्ड ऑन अ कॉपर प्लेट, कॉपर की प्लेट पर लिखते थे चीज़ों को। ठीक है, जैसे कि आज हम फाइल्स में लिख कर रखते हैं वैसा ही पहले कॉपर की प्लेट में लिख के रखते थे। आगे समझो, एग्रीकल्चर वॉज द मेन स्टे ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो मेन चीज़ थी एग्रीकल्चर की, मतलब मेन जो कुछ भी था इकोनॉमी में वो था एग्रीकल्चर। वी हैव ऑलरेडी सीन, हमने पहले ही देखा, हाउ रूलर्स रिलाइड ऑन एग्रीगेरियन रेवेन्यू टू मेंटेन देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री। हमने पहले ही देखा कि किस तरीके से जो रूलर्स थे ना, वो अपना मतलब जो एग्रीगेरियन रेवेन्यू, यानी कि आप समझ रहे हो ना चीज़ों को, कि किस तरीके से जो है वो अर्थव्यवस्था की इस कृषि वाली व्यवस्था पर निर्भर थे वो लोग, है ना, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अपने मिलिट्री के लिए, है ना, अपने प्रशासन के लिए, सैन्य व्यवस्था के लिए। टिपिकली एक्सट्रैक्टिंग लैंड रेवेन्यू एट 1/5 ऑफ द प्रोड्यूस, यानी एक मतलब एक पाँचवा हिस्सा देना पड़ता था आपको अपने लैंड का, आपको अपने प्रोड्यूस का, है ना, उसका ये रेवेन्यू, उतना रेवेन्यू लेते थे। दो सम ऑफ द, कुछ लोगों ने तो इसको बढ़ा करके हाफ तक कर दिया। सुल्तान रेज्ड इट एज हाई एज 1/2। द एक्सपेंशन ऑफ इरीगेशन, जिस बढ़ता विस्तार इरीगेशन सिस्टम का, इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, इससे जो कृषि की प्रोडक्टिविटी थी वो बढ़ती चली गई। और इससे क्या हुआ, हम अलाउ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल क्रॉप्स, और इसने ना जो प्रोडक्शन था उसको बढ़ा दिया। हमने बहुत सारी सी क्रॉप को उगाना शुरू कर दिया, जिसमें फूड भी आ रहा था। फूड में राइस, वीट, बार्ले, यानी कि चावल, गेहूँ, जौ, दालें, शुगर केन, स्पाइसेस, और इसके साथ साथ नॉन फूड आइटम जैसे कि कॉटन, है ना, जिसने टेक्सटाइल प्रोडक्शन को बढ़ाया, सिल्क, वूल, डाइज, इस सब चीज़ों को बढ़ाया ना। लेट अस नोट दैट एग्रीकल्चर आउटपुट वेरीड फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड पीरियड टू पीरियड। ये बात को ध्यान रखना है कि जो एग्रीकल्चर का आउटपुट है ना वो थोड़ा सा चेंज होता रहा, स्थान स्थान के अनुसार भी, और हम कह सकते हैं समय के अनुसार भी। ठीक है, चलो, और कहीं ना कहीं जो रूलर था उसके बेनेवोलेंस, यानी कि उसके कहीं ना कहीं व्यवहार पर कहीं ना कहीं डिपेंड था। ठीक है,
अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल, अब इसके साथ साथ जो टेक्सटाइल वर्क रहा है, इसके साथ साथ जो क्राफ्ट्स पीपल थे उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्ट्स बनाए, वेपन बनाए, यूटेंसिल टू ऑर्नामेंट बनाए, ज्वेलरी बनाई। शिप बिल्डिंग इसेंशियल टू रिवर एंड ओवरसीज ट्रेड, शिप बिल्डिंग बहुत ज़रूरी थी क्योंकि उस समय जो व्यापार था पूरा का पूरा समुद्र से, नहरों, नदियों से होता था। डेवलप्ड कंसिडरेबली इन दोज सेंचुरीज, इंडिया गुड्स वर एक्सपोर्टेड थ्रू कोस्टल एंड रिवर साइड टाउन जैसे कि कालीकट, मैंगलोर, सूरत, मसूलीपट्टनम, हुगली। यहाँ से जो इंडिया का माल था वो एक्सपोर्ट का मतलब दूसरे देशों में भेजा जाता था, ठीक है। और इम्पोर्ट बहुत कम करता था जितना वो एक्सपोर्ट करता था। इंडिया इम्पोर्टेड मच, सॉरी गलत बोल गया मैं, इंडिया इम्पोर्टेड मच लेस देन इट एक्सपोर्टेड, मतलब इम्पोर्ट ज़्यादा करता, खरीदता ज़्यादा था, बेचता कम था। इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स क्या होते थे, जैसे सिल्क, हॉर्स, मेटल, ये सारी लग्जरी गुड्स को इम्पोर्ट करता था। मर्चेंट कहाँ के होते थे, अरेबिया, पर्सिया, जिसको हम आज ईरान बोलते हैं, सेंट्रल एशिया, जो कि फिर इंडियन पोर्ट्स में आकर के सेटल हुए, कंट्रीब्यूटिंग द बस्लिंग ट्रेड एक्टिविटी, यानी बहुत बड़ी लेवल पर ट्रेड एक्टिविटी को उन्होंने सपोर्ट किया। एक बात सामने आई, वो थी हुंडी सिस्टम, है ना। हुंडी सिस्टम ऑल्सो इनेबल मर्चेंट टू ट्रांसफर फंड अक्रॉस पॉलिटिकल बाउंड्रीज, यानी पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो मतलब देश कहाँ से कहाँ तक है, किस राज्य में कौन सी चीज़ चलेगी, इससे वो थोड़ा ऊपर आए विदाउट फिजिकली ट्रांसपोर्टिंग करेंसी। इससे क्या करा उनको मतलब कि मतलब एक आप समझ लो कैश की तरह, चेक की तरह था, है ना, कि आपको कैश नहीं देना किसी को तो आप चेक में पेमेंट कर दो, उस तरीके की चीज़ें हुई, है ना। मारवाड़ी बिकेम अडेप्ट एट ऑपरेटिंग अक्रॉस डिफरेंट पॉलिटिकल रिजीम्स, यानी ये सब चीज़ें देखने को मिली। और ये क्रेडिट का सिस्टम ऑफ क्रेडिट एंड ट्रस्ट द फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ ऑफिशियल स्ट्रक्चर्स। चलो आगे समझते हैं। वाइल अर्ली पीरियड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी द लेट 1600, मतलब कि 1600 जो 1600s का जो टाइम था वो उसने थोड़ा सा इकोनॉमिक स्ट्रेस को भी फेस किया। मतलब जब आप देख रहे हो कि सब चीज़ें इतनी बेहतर हो रही हैं तो कुछ इकोनॉमिक स्ट्रेस भी देखने को मिलता है, ठीक है ना। पीजेंट्स वर ऑफन लेफ्ट विद अ स्मॉल शेयर ऑफ देयर प्रोडक्ट, पीजेंट्स यानी किसानों के पास तो बहुत ही छोटा हिस्सा रह गया अपने प्रोडक्ट का, ठीक, टैक्सेस देने के बाद, पेमेंट देने के बाद, टू इंटरमीडिएटरी पार्टीज यानी कि जो बिचौलिए थे उनको। दिस कॉज मैनी टू लूज देयर लैंड एंड बिकेम बॉन्डेड लेबर, कुछ, और इससे क्या हुआ, कुछ जो किसान थे वो अपनी ज़मीन छोड़ गए, मतलब उनको ज़मीन छोड़नी पड़ी और वो एक बंधुआ मजदूर बनकर रह गए, है ना, दूसरों की ज़मीनों पे काम करने लग गए। हिस्टोरियन का ऐसा मानना है कि क्राफ्ट पीपल एंड लेबरर टू ऑफन फेस्ड हार्श इकोनॉमिक कंडीशन, कि क्राफ्ट पीपल ने और लेबरर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब कंडीशंस को फेस किया, ख़राब आर्थिक स्थितियों को फेस किया। इंडिया वॉज स्टिल अ लैंड ऑफ एबडेंस एज टेस्टिफाइड बाई मैनी अरब एंड यूरोपियन ट्रैवलर्स, बट द वेल्थ वॉज लार्जली कंसनट्रेटेड इन द हैंड ऑफ द रूलर्स। कहने का मतलब था कि काफ़ी सारी चीज़ें उसके बाद भी जो धन संपदा रही वो कंसनट्रेट रही, यानी कि कुछ ही लोगों के पास रही। कोर्टियर्स, हाई ऑफिशियल्स, मर्चेंट क्लास, यानी मर्चेंट क्लास के पास, व्यापारी जो लोग थे वो उच्च अधिकारी थे, है ना, दरबारी थे, उनके पास खूब पैसा था। फ्रीक्वेंट वॉरफेयर इन एडिशन कॉज फोर्स रिप्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन, और लगातार जो लोगों के बीच, मतलब राजाओं के बीच जो एक्सपेंशन पॉलिसी की, हम अपना विस्तार करेंगे राज्य का, और इससे क्या हुए, युद्ध होते रहे, और इसने क्या किया, जनता को फोर्स किया कि भैया वो डिस्प्लेस हो, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर कहीं ना कहीं जनता को मजबूर किया, ठीक है। एट द लेवल ऑफ कॉमन पीपल, अगर हम कॉमन पीपल यानी कि सामान्य जनता के स्तर पर देखें, देयर वर इंस्टेंस ऑफ क्लैशेस, बहुत ही मतलब हमें बहुत सारे से उदाहरण देखने को मिलते हैं क्लैशेस के, स्पेशली ओवर सेक्रेट साइट्स। और इसमें से भी अगर हम विशिष्ट रूप से देखें तो सेक्रेट साइट्स यानी जो पवित्र जगहें थी, हैड बीन डिसेक्रेटेड और डिस्ट्रॉयड अंडर द रूलर्स सेंक्शन, यानी कि जो रूलर्स आए उन्होंने बहुत सारे धार्मिक जगहों को तोड़ा फोड़ा। बट बाय एंड लार्ज काफ़ी समय के बाद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ एंड कम्युनिटीज लिव पीसफुली साइड बाय साइड, इकोनॉमिकली डिपेंड ऑन ईच अदर। समय के साथ साथ लोगों ने साथ रहना शुरू किया और कहीं ना कहीं वो एक दूसरे पर निर्भर थे अपनी बाकी चीज़ों के लिए, है ना, साइड बाय साइड इकोनॉमिकली डिपेंड, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर थे। इवन एज मोस्ट रूलर अक्रॉस इंडिया पैटर्नाइज्ड द आर्ट, और इसके साथ साथ बहुत सारे जो रूलर्स थे उन्होंने आर्ट को, जैसे जहाँ आपने शाहजहाँ के बारे में पढ़ा, आर्ट कम्युनिटीज़ को भी थोड़ा प्रोवोक किया। स्ट्रोव टू मेंटेन और रिवाइव दियर ट्रेडिशंस, और ट्रेडिशंस को बनाने की रखने की कोशिश करी। मैनी ऑफ विच अडेप्ट ऑफ चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, और कुछ उनमें से कुछ बहुत सारे थे जिन्होंने बदलती परिस्थितियों को अडॉप्ट किया, स्वीकार किया। अमंग दोज कल्चरल ट्रेडिशन, और उस कल्चरल ट्रेडिशन के अनुसार अगर हम देखें, अ फेयर डिग्री ऑफ इंट्रैक्शन रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ शेयर्ड हेरिटेज, और जो इंट्रैक्शन का मतलब होता है लोग एक दूसरे से मिले, इसकी वजह से इससे क्या हुआ, एक शेयर्ड हेरिटेज बना, है ना, लोगों ने एक दूसरे को जाना समझा मिल करके, है ना। हम लोगों को अगर देखो, मेरी बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको सोसाइटी को अच्छे से समझना है तो आपको उस सोसाइटी के लोगों के बीच जाना होगा, इंटरेक्ट करना होगा, समझ रहे हो ना। वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं। थ्रो दो
थ्रो इट ऑल, इसके इस सभी के द्वारा इंडिया एंजॉयड इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस ऑन द होल बट ऑफन पॉलिटिकली अनस्टेबल, यानी कि आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरस संपन्न हुआ, बट हाँ काफ़ी हद तक उसने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को देखा, यानी कि राजनीतिक अस्थिरता को देखा। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान और फ्रीक्वेंट रीशेपिंग ऑफ द पॉलिटिकल मैप, यानी कि जो हमारा पॉलिटिकल मैप है उसको काफ़ी रीशेप किया गया, मतलब विस्तारवादी नीतियों के थ्रू, कभी कोई राज्य बड़ा हो गया, कभी कोई राज्य छोटा हो गया। इंडिया फेस सीरियस चैलेंजेस, काफ़ी सारे से चैलेंजेस यानी परेशानियां इंडिया ने फेस की, लेकिन वो सर्वाइव कर गया। इट इज़ अ टेल नॉट ओनली ऑफ हार्डशिप, ये जो कहानी थी वो केवल परेशानियों की नहीं थी, हार्डशिप्स की नहीं थी, बट ऑल्सो ऑफ रेजिलियंस, कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी की थी। रेजिलियंस का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। थ्रो द स्वर्ड व्हेन द ओकेजन डिमांडेड, मतलब उस तलवार के थ्रू जब भी ज़रूरत पड़ी, है ना, जब भी ओकेजन यानी अवसर आया, अब डिमांड हुई उसकी। बट ऑल्सो थ्रो फ्रेश क्रिएशन इन आर्ट, कहीं ना कहीं इसने एक नई कला को, नए लिटरेचर को, नई स्पिरिचुअलिटी को, है ना, टाइमलेस वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं क्रिएट भी किया। तो ये वो कहानी थी। तो यहाँ पर बच्चों आज फिनिश होता है, पूरी तरीके से एंड हो जाता है आज आपका चैप्टर, है ना, दी एंड में लिख सकता हूँ, एंड हो गया है आज आपका चैप्टर। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपकी थीम बी चल रही है, मेरी बात ध्यान रखना, कोई भूले नहीं, क्योंकि थीम बी में आपके 3 चैप्टर हैं। तो 2 आज हो गया है, मराठा साम्राज्य यानी कि मराठा एम्पायर पर हम तीसरी बात करेंगे, और चौथा चैप्टर आपका कॉलोनियल इंडिया है, वो बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो अगला जो चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है वो मराठा एम्पायर से हो रहा है, जो यहाँ पर कहा गया था कि उसके लिए अलग से चैप्टर है, उसके उनकी बातों को जानने के लिए एक अलग डिफरेंट चैप्टर है, इसके बारे में इस पर्टिकुलर चैप्टर में कम बात की गई थी, तो हम उसे नेक्स्ट में जानेंगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर अटेंडिंग द सेशन।